माँ की और बाप की तो जैसे ना टांगों और बाजुओं से जान ही निकल गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट स्टोरी टाइम जो मैंने बनाया था 9-10 दिन पहले, उस पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो मैंने सोचा कि एक और स्टोरी टाइम बनाया जाए। उस स्टोरी में मैंने ये बताया था कि हमारे कुक ने गाड़ी कैसे चोरी की थी। वो अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखिए। तो आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि उनकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, होता कुछ यूं है कि कनाडा में एक लड़का और एक लड़की एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के कोलीग थे और तकरीबन 4 साल से उसी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान में अपनी फैमिली जो कि कराची में मुकीम थी, उनसे शादी की बात करते हैं। लड़के की फैमिली तो फौरन मान जाती है, लेकिन लड़की की फैमिली जो होती है वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। लेकिन 1 महीना 1.5 महीने में वो लोग भी मान जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और शादी के दिन जब करीब आते हैं तो दोनों फ्लाइट पकड़ते हैं और कराची रवाना हो जाते हैं। कराची में बड़ी धूमधाम से उनकी शादी होती है। तकरीबन 1-1.5 महीना वो कराची में अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं और उसके बाद वो वापस कनाडा चले जाते हैं। कनाडा जाके उनकी वही रूटीन की लाइफ जो पहले चल रही थी, सिक्योरिटी की जॉब, वो लड़का वहाँ पे जॉब करना शुरू कर देता है, लड़की भी जॉब करना शुरू कर देती है। ठीक 1.5 साल के बाद अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजता है, अल्लाह ताला उनको बेटा देता है। और वो दिन उन दोनों की ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन था, सबसे खुशी वाला दिन था। वो दोनों इतने खुश थे कि अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा है कि उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। उन दोनों ने औलाद की खुशी में अपने जो भी अजीज़ व अकारिब वहाँ पे थे कनाडा के अंदर, जो भी दोस्त थे, उनमें मिठाई बांटी, घर वालों को फ़ोन किया, घर वालों को खुशखबरी सुनाई, घर वाले बहुत खुश हुए और उनकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। उनके जॉब के टाइमिंग्स चेंज हो गए। जब वो लड़का जॉब पे होता था तो लड़की घर पे होती थी, जब वो लड़की जॉब पे होती थी तो लड़का घर पे होता था। क्योंकि वहाँ पे लाइफ इज़ नॉट ईजी। बाहर के मुल्कों में जो भी लोग रहते हैं, कनाडा में, यूएसए में, यूके में, जितनी भी कंट्रीज़ हैं बाहर, वहाँ पे लाइफ ईजी नहीं है। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में तो हम शहंशाहों की तरह रहते हैं ना। तो बाहर की लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं है। वहाँ पे आपने हर काम अपना अपने हाथ से खुद करना होता है। आप हेल्पर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं, अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं। उनको उस लाइफ में मज़ा आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उनका बेटा जो है वो बड़ा होना शुरू होता है। फिर वो उसको स्कूल में एडमिट करवाते हैं। ग्रेड 1 में जाता है, ग्रेड 2 में जाता है, इससे सब बड़ा होता जाता है। अल्टीमेटली वो बच्चा ग्रेड 8 में पहुंच जाता है। जब वो बच्चा ग्रेड 8 में पहुंचता है तो वो दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं कि यार, इसकी क्लास अब बहुत बड़ी हो गई है, आगे ये हाई स्कूल में चला जाएगा, तो ये ना हो कि हमारा बच्चा खराब हो जाए। वो डर जाते हैं। उन्होंने खुद बाहर का माहौल देखा होता है, तो वो उस माहौल से बेसिकली डर जाते हैं कि यार, कहीं हमारा बच्चा इस माहौल में ख़राब ना हो जाए। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जब बच्चा अपनी 8th यहाँ से कंप्लीट कर लेगा तो हम बच्चे को कराची पाकिस्तान ले जाएंगे और वहाँ पे किसी अच्छे स्कूल में या तो ओ लेवल्स करवा लेंगे या मैट्रिक करवा लेंगे। उसके बाद वहीं से पाकिस्तान से बच्चा अपनी एफएससी करेगा या ए लेवल्स कर लेगा और फिर वहीं से 4 साल की ग्रेजुएशन करके पाकिस्तान से फिर हम वापस कनाडा आ जाएंगे ताकि वो कनाडा से अपना मास्टर्स कर सके और यहाँ पे जॉब कर सके। तो अल्टीमेटली होता ऐसे ही है। जब वो बच्चा ग्रेड 8 को पास कर लेता है तो वो एक दिन बच्चे को बिठाते हैं और उसको समझाते हैं कि बेटा, हमने इस तरह पाकिस्तान जाना है। इन द मीन वाइल इस सारे प्रोसेस में वो बच्चे को 3 दफ़ा पाकिस्तान ले जा चुके होते हैं। पाकिस्तान में जो उनकी फैमिली होती है, दादा दादी, नाना नानी, उनसे मिलवा चुके होते हैं। तो बच्चा वैसे भी मानूस होता है। तो जब वो बच्चे को समझाते हैं कि हमने इस तरह से पाकिस्तान जाना है और इतने अरसे के लिए जाना है, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे आपकी एजुकेशन होनी है, तो वो बच्चा मान जाता है और फाइनली वो लोग पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान आकर के वो अपने बच्चे को एक बहुत ही बड़े स्कूल में, जिसकी फीस बहुत ही ज़्यादा है, उसमें उसका एडमिशन करवा देते हैं। और उसका एडमिशन ना तो ओ लेवल्स में करवाते हैं ना मैट्रिक में करवाते हैं, उसका एडमिशन करवाते हैं IGCSE में। IGCSE इक्वलेंट टू ओ लेवल्स और मैट्रिक होता है। तो उस बच्चे का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है ग्रेड 9 में और वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। अच्छा, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक स्कूल जाने के 6 महीने बाद, 5 या 6 महीने के बाद, उस बच्चे में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू होती हैं। और सबसे बड़ी जो चेंज आती है ना उसके अंदर,
वो ये होती है कि वो अपने बाल लंबे कर लेता है। बहुत सारे स्कूल हैं पाकिस्तान में जो इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि अपना हेयर कट प्रॉपर करवा के आएँ। लेकिन वो ऐसा स्कूल था कि वो मना नहीं करता था, वहाँ पे कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं था और बच्चों को अलाउड था कि वो जिस किस्म के वो बाल रखना चाहते हैं, जिस किस्म के वो कपड़े पहन के आना चाहते हैं, उनको अलाउड था। तो वो बच्चा बाल यहाँ तक रख लेता है। जब वो बच्चा कनाडा से आया था तो उसके बाल बिल्कुल शॉर्ट थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान आता है और यहाँ पे 6 महीने रहता है तो उसके बाल यहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता और वो उसको समझाते हैं कि बेटा ये बाल आपने बहुत लंबे कर लिए हैं तो ये अच्छे नहीं लग रहे, तो आपको स्कूल वाले मना नहीं करते? तो वो कहता है नहीं मामा, बाबा ये तो कूल लगता है आजकल, तो मेरे दोस्तों ने भी लंबे रखे हुए हैं बाल और ये तो कूल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबे बालों में क्या मसला है। तो उसकी उस बात को वो मियाँ बीवी जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। फिर अगला चेंज उस बच्चे में आना शुरू होता है, वो पतला दुबला होना शुरू हो जाता है, उसका वेट लॉस शुरू हो जाता है। और माँ बाप को तब पता चलता है जब वो तकरीबन 10-12 किलो वज़न लूज़ कर लेता है, जब उसके गाल पिचक जाते हैं, जब उसका जिस्म सिकुड़ जाता है, बिल्कुल हड्डियाँ निकल आई ना जब उसकी बच्चे की, तो फिर माँ बाप को एहसास हुआ कि यार हमारा बच्चा तो कमज़ोर हो रहा है। तो एक दिन वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के चले गए। डॉक्टर ने फिर बच्चे के बहुत सारे टेस्ट्स किए, बच्चे से क्वेश्चंस किए, माँ बाप से भी क्वेश्चंस किए, बहुत सारे ब्लड टेस्ट्स करवाए डॉक्टर ने। और जब ब्लड टेस्ट्स की रिपोर्ट्स आई तो माँ बाप लेके डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स पहुंचे, साथ उनका बच्चा भी था। और उनके लिए शॉकिंग था कि जब डॉक्टर ने उनको ये बताया कि आपका बेटा ड्रग्स लेता है। माँ की और बाप की तो जैसे ना टांगों और बाजुओं से जान ही निकल गई। फिर वहीं पे बैठे बैठे क्लिनिक के अंदर डॉक्टर को उस बच्चे ने बताया कि वो कौन कौन सी ड्रग्स लेता है और किस किस तरह से लेता है, कौन उसको दे के जाता है। फिर वो अल्टीमेटली डॉक्टर उसको दवाइयाँ लिख के देता है और डॉक्टर पेरेंट्स को ये कहता है कि ये बच्चा अब इतना ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुका है कि इसको अब रीहैब में डालना पड़ेगा। रीहैब के अलावा इस बच्चे का कोई हल नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये सारा चेंज बच्चे के अंदर तकरीबन 1.25 साल, 1 साल, तकरीबन 3 महीने के अंदर ये पूरा चेंज बच्चे के अंदर आता है। क्लिनिक से माँ बाप घर आते हैं, रोते हैं बैठ के, बच्चे को समझाते हैं, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं होता। कराची में रिहैब में डालते हैं, वहाँ से बच्चा भाग जाता है। बड़ी मुश्किल से 2 दिन के बाद बच्चे को ढूंढते हैं, बच्चा मिल जाता है 2 दिन के बाद। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमने मज़ीद पाकिस्तान में नहीं रहना। वो फ़ौरन अपनी फ़्लाइट करवाते हैं वापस कनाडा की, बच्चे को लेते हैं और वापस कनाडा चले जाते हैं। वहाँ पे जाके जब वो बच्चे को कहते हैं कि बेटा अब आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो वो बच्चा इनकार कर देता है। वो कहता है नहीं, मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। बस उसको फोर्स करके किसी तरह वो उसका एडमिशन करवा देते हैं। जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे भी वो बच्चा उस किस्म के लड़के लड़कियाँ उस किस्म के ढूंढता है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, और वहाँ भी वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बच्चे को बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं समझ रहा होता। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यार हमने हर तरीका आजमा लिया, हम प्यार से बिठा के बच्चे की काउंसलिंग करेंगे और प्यार से बिठा के इसको समझाएंगे, उसमें चाहे हमारा जितना मर्जी वक्त लग जाए। तो बाप फिर अपने बच्चे को बिठाता है और वो बड़े ही प्यार से तहम्मुल के साथ उसको समझाता है। वो बच्चा कहता है बाबा मैं नहीं रह सकता ड्रग्स के बगैर। वो हर हरबा आजमा के देख लेते हैं, उसकी पॉकेट मनी बंद कर देते हैं, लेकिन वो बाहर दोस्तों से पैसे लेके ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। तो अल्टीमेटली फिर फादर कहता है कि बेटा मैं आपको लेके दूंगा, मैं आपको ड्रग्स लेके दूंगा, आप फिक्र ना करो। आप सोचें कि पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी कि जब उन्होंने कहा होगा कि हम आपको खुद ला के देंगे। फिर ये शुरू हो जाता है कि वो बाप अपने बच्चे को खुद ड्रग्स ला के देना शुरू कर देता है और साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी कर रहा होता है। तकरीबन 6 महीने लगते हैं उसको अपने बच्चे को समझाने में। अल्टीमेटली 6 महीने में उस बच्चे को खुद भी एहसास हो जाता है कि मैं अपने माइंड के साथ, मैं अपनी हेल्थ के साथ, मैं अपने जिस्म के साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ। और वो खुद अपने फादर से कहता है कि बाबा मम्मा मुझे आप रीहैब में डाल दें, मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली फिर वो उसको रीहैब में डालते हैं और वो बच्चा तकरीबन 6-7 महीने लगते हैं उस बच्चे को, वो बच्चा बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो जाता है। तो गैस वो बच्चा अभी 5 महीने पहले रीहैब से निकला है। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और कॉलेज रेगुलरली जा रहा है और ही इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो बच्चा। मुझे तो ये कहानी सुन के ये समझ में आई कि इंसान कहीं पे भी ख़राब हो सकता है, चाहे वो आपका अपना मुल्क हो, चाहे वो पराया मुल्क हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, मुल्कों से फ़र्क नहीं पड़ता।
फ़र्क पड़ता है तो आपकी कंपनी से फ़र्क पड़ता है। जिस इंसान ने ख़राब होना होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसने नहीं होना होता उस पे आप जो मर्ज़ी आज़मा के देख लो, जो मर्ज़ी करके देख लो, वो ख़राब नहीं होता, वो कोई गलत काम नहीं करता। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि माँ बाप की तरबियत बहुत अच्छी होती है, लेकिन बच्चा सोसाइटी से बुरी आदतें पिक कर लेता है, तो उसमें माँ बाप का कसूर नहीं होता। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।